नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 7 और इससे पहले मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6 प्रैक्टिस सेट तक मैंने आपको करा दिया था। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 7वां है और 7वें प्रैक्टिस सेट में भी 30 क्वेश्चन किया जाएगा। पिछली मैंने जितनी भी प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ हिंदी के रिलेटेड, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट में मैं करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टेट एग्जाम के रिलेटेड। तो जरूर मेरी तरफ से आग्रह है कि आप वीडियो को देखें। वीडियो 30 प्रश्न में अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो जितनी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसको पूरी प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। काफ़ी कम समय में मैं प्रैक्टिस सेट को करा रहा हूँ। 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कराता हूँ। इससे जल्दी आपको कोई नहीं, कुछ प्रश्नों की जो आपको हार्ड आए उसमें व्याख्या भी मैं अपनी तरफ से करता हूँ। तो चलिए दोस्त, आज का प्रैक्टिस सेट 7 और 7वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर कौन है? तो व्यंजन में 2 वर्ण ऐसे हैं जो अर्ध स्वर में भी गिने जाते हैं और वो वर्ण कौन है? तो वो वर्ण है कौन सा? ए, य और व। ये अर्ध स्वर में भी गिने जाते हैं, इसीलिए बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा पहला का। प्रश्न नंबर चलते हैं अब दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा कि सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? तो सभी स्वर अल्पप्राण, संघोष, महाप्राण या सी दोनों। तो सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण, संघोष भी होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सी वाला विकल्प है। हालांकि अल्पप्राण, महाप्राण, संघोष ये प्रकार हैं स्वर के। कई स्वर की जो उच्चारण की प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पर ये प्रकार बांटे गए हैं। तो ये सभी होना चाहिए। हालांकि ये विकल्प के अकॉर्डिंग आपको सी मार दिया गया है। अल्पप्राण भी हो सकते हैं और संघोष भी हो सकते हैं, तो सी वाला विकल्प मार लीजिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग ही तो उत्तर दिया जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से युग्म ध्वनि, युग्मक ध्वनि है, युग्मक ध्वनि इनमें से कौन सी है? तो आपको बताना है। तो युग्मक ध्वनि की अगर हम बात करें तो वो है कालाकत्ता। कालाकत्ता युग्मक यानी कि जो मैंने क का उच्चारण भी कर रहा हूं और बीच में भी क का उच्चारण कर रहा हूं, तो यहाँ एक युग्म बन रहा है, उसी को कह रहा है। तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा तीसरे का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करा कि लिखावट शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बतानी है कि लिखावट शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बतानी है। तो लिखावट शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा चौथा का। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं और 5वां प्रश्न कह रहा है कि बोलने वाले वक्ता को क्या कहते हैं? तो बोलता जो है ना उसको उत्तम कहते हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। और जिससे वो बोलता है उसको मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। और जिसके लिए मतलब जिसके बारे में वो बोलता है उसको हम अन्य पुरुष के बारे में रखते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 का रहा, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है? तो सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है ये आपको बताना है। तो सर्वनाम का रूपांतरण लिंग से नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। वचन, कारक और पुरुष से होता है, लिंग से नहीं होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। लेकिन सी वाला विकल्प जो है नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि रीमा अत्यंत सुंदर बालिका है। वाक्य में अत्यंत शब्द क्या है? तो देखिए, अत्यंत शब्द आपको बताना है कि वाक्य में क्या बता है। तो अत्यंत जो शब्द है वो है क्रिया विशेषण है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है सुंदरता की, अत्यंत और बढ़ा चढ़ाकर। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 9वां का। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द सबको दिख रहा है कि रसोई, घर, और यौगिक सर आपको बताना है। तो यौगिक जो है डी वाला विकल्प रसोई घर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 11। और वकील शब्द किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? वह है
अरबी भाषा का शब्द। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 11 का। प्रश्न नंबर 12, रस्सी का तत्सम रूप होगा। तो रस्सी का तत्सम रूप जो होगा वो रज्जू होता है, तत्सम रूप। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा रज्जू। सी वाला विकल्प 12 का। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि गोधूम का तद्भव रूप क्या होता है। तो गोधूम को तद्भव रूप गेहूं होता है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। वाक्य के अंग नहीं है। 14 प्रश्न करा है कि वाक्य के अंग नहीं है। तो वाक्य के दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। तो नहीं पूछ रहा है, तो डी वाला विकल्प 14 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 करा कि आर्यास ने दौड़ा नहीं जाता। वाक्य में कौन सा वाक्य है? आर्यास से दौड़ा नहीं जाता। अब देखिए, आर्यास से दौड़ा नहीं जाता तो उसकी विशेषता हो गई और उसके भाव को हम प्रकट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भाववाच्य हो जाएगा। सी वाला विकल्प 15 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, मैं सोया था। वाक्य में काल का कौन सा भेद है? सोया था, ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि मैं सोया था, तो इस किसको संकेत कर रहा है? तो मैं सोया था जो है वह किसको? अब देखिए, भूतकाल भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से आपको प्रकार में से ढूंढना है। तो कौन है? आसन्न भूतकाल, मतलब कि अभी अभी जो बीता हुआ समय को प्रदर्शित करे उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है? ए वाला विकल्प आंख। आंख जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 17 का। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये भी बताना है आपको कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है कौन सा। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? वो है सेवक। सेवक जो है एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। पृथ्वी, प्यास, शराब ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। 19 प्रश्न, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा ना, वो होगा कौन सा? ए वाला। जो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा वो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। हालांकि इस पर थोड़ा सस्पिशन है मुझे, अपने हिसाब से जो इसको सही हो लगेगा लगाइएगा। अगली वीडियो में इसकी जरूर मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। प्रश्न नंबर 20, खटिया पर गुजरी बैठी, खटिया पर गुरुजी बैठे हैं। खटिया पर गुरुजी बैठे हैं वाक्य में कारक है। तो जब किसी पर ऊपर बैठा जाता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? तो अधिकरण कारक, हालांकि अधिकार भी हो जाता है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 20 का। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो इंद्र का पर्यायवाची जिष्णु, जिष्णु भी उनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 कह रहा कि बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो बादल शब्द का जो पर्यायवाची नहीं होता है वो है अज। अज, अजा। अज मतलब पकड़ा, अजा मतलब बकरी। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? तो अंतेवासी उसको कहा जाता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि वो गलत है। तो कौन नहीं है? द्वारिका। द्वारिका जो है अशुद्ध वर्तनी के अंतर्गत आता है, शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत नहीं आता है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 24 का। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, छोटा करना पड़ेगा, कि किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम का प्रयोग होता है? तो किसी बड़े को छोटे में लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं लाघव चिन्ह। जैसे कि डॉक्टर में नहीं कि डा लिख कर और फिर यहाँ जीरो बना दिया जाता है, इसी को लाघव चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी समास के अंतर्गत आता है। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 26 का। प्रश्न नंबर 27, सोरठा शब्द, सोरठा छंद किसका भेद है? तो सोरठा छंद जो है किसका भेद है? तो सोरठा जो छंद है वो भेद है अर्ध सम मात्रिक छंद का भेद है।
तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 28 मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मुक्तक छंद का प्रवर्तक जो है निराला जी को माना जाता है। जुहू की कली इनकी रचना है, काफी फेमस रचना है, मुक्तक छंद में रची गई। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो कई बार यूपी टेट में पूछा भी है। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, घुमाकर उस प्रश्न को फिर से बना सकता है। प्रश्न नंबर 29, आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक, इंपोर्टेंट चीज, आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक प्रेमगन है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, देवनागरी लिपि का वर्णन किस अनुच्छेद में हुआ है? तो देवनागरी लिपि का वर्णन जो अनुच्छेद 343 में हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 30 का सही हो जाएगा। तो ये थे हमारा प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें मैंने 30 प्रश्नों की सीरीज कर लिया हूँ पूरा। तो चलिए दोस्त, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।